आपने साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट जैसी न जाने कितनी ही धोखे के तरीकों के बारे में सुना होगा। लेकिन क्या कभी आपने अपनी ही बीवी को मां बताकर धोखे की साजिश रचने के बारे में सुना है? आज की कहानी ऐसी ही जालसाज की है, जिसने धोखा देने के लिए सारी हदों को पार करते हुए न केवल रिश्तों को शर्मसार किया, बल्कि कईयों के भरोसों का भी कत्ल किया और लाखों रुपए ठग लिए। और ये सब कुछ इतनी चालाकी से हुआ कि किसी को पता भी नहीं चला। हम बात कर रहे हैं अविनाश प्रजापति और उसकी चालबाज पत्नी चंद्रिका की। तो आखिर इस नए जमाने के बंटी बबली अविनाश प्रजापति और चंद्रिका की पूरी कहानी क्या है? इन लोगों ने किसे धोखा दिया, कैसे लोग इनकी साजिशों के जाल में फंसते चले गए और इन सब का खुलासा कैसे हुआ, चलिए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में। उससे पहले क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। तारीख थी 3 सितंबर 2025। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के बाग सेवनिया पुलिस स्टेशन में एक महिला दाखिल होती है। वो काफी परेशान दिख रही थी। उसकी परेशानियों को देखते हुए वहां मौजूद पुलिस वाले उस घबराई हुई महिला को पहले तो शांत करते हैं और फिर उससे थाने में आने का कारण पूछते हैं। जवाब में महिला घबराते हुए कहती है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी ने चुपके से वीडियो बना लिया, झूठे वादे किए और ब्लैकमेल करके 40 लाख रुपए ठग लिए हैं। आगे वो महिला धोखा देने वाले लड़के का पूरा नाम, पता, हुलिया समेत कई अहम जानकारी पुलिस वालों को बताती है। वो ये भी बताती है कि इस पूरी करतूत में उसकी मां भी शामिल थी। पूरी जानकारी और शिकायत दर्ज कर लेने के बाद पुलिस वाले महिला को भरोसा दिलाते हैं कि आपके गुनहगारों को हम बहुत जल्द पकड़ लेंगे। आगे पुलिस इस केस की जांच में लग जाती है। जांच के क्रम में ही वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी को ध्यान आता है कि लगभग ऐसी ही एक शिकायत 15 दिन पहले भी दर्ज की गई थी। वो शिकायत भी किसी महिला ने ही दर्ज करवाई थी। वहां भी पूरे कांड में मां के शामिल होने की बात कही गई थी। जल्द ही पुराने पन्नों को भी पलटा जाता है और पिछले दिनों दर्ज होने वाली शिकायतों की जांच की जाती है। पुलिस वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि दोनों महिलाएं अलग अलग शहरों की रहने वाली थीं। दोनों का पेशा अलग था और दोनों से ही लगभग एक ही तरीके से ठगी की गई थी। यानी पहले उन महिलाओं से दोस्ती हुई, फिर प्यार और शादी का वादा किया गया, शारीरिक संबंध बनाए गए और वीडियो दिखाकर ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हुआ। पुलिस वालों को लगता है कि जरूर इस मामले में कोई बेहद ही शातिर दिमाग वाला इंसान शामिल है, जो लोगों के साथ अलग अलग तरीके से फ्रॉड कर रहा है। किसी और महिला के साथ ऐसा ना हो, इसलिए पुलिस वाले तत्काल ही अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए कई टीम इस केस पर लगा देते हैं। सबसे पहले दोनों महिलाओं द्वारा दर्ज बयान के आधार पर सस्पेक्ट की पहचान की जाती है। वैसे तो दोनों महिलाओं ने आरोपी के अलग अलग नाम लिखवाए थे, लेकिन बाकी जानकारी एक जैसी थी। इसलिए शुरू में ही पुलिस वालों को अंदाजा हो जाता है कि बदमाश दोनों महिलाओं को फर्जी नाम के सहारे मिला था। लेकिन पुलिस वाले अपनी मेहनत से जल्द ही उस शातिर का पता लगा लेती है। अब पुलिस अविनाश के प्रोफाइल को खंगालना शुरू करती है तो उन्हें कई हैरान कर देने वाली जानकारी हाथ लगती है। पुलिस की जांच में सामने आता है कि अविनाश प्रजापति मूल रूप से मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले का रहने वाला है। उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। एक समय इसका परिवार अपने इलाके में कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करने का काम किया करता था, लेकिन वो बिजनेस भी परिवार के बाकी सदस्यों द्वारा किए गए कथित फ्रॉड की वजह से बंद हो गया था। जल्द ही पुलिस अविनाश की लोकेशन के बारे में भी पता कर लेती है। प्रतीक गार्डन सोसाइटी के एक आलीशान बंगले में रह रहा था। जल्द ही पुलिस की एक टीम उस बंगले पर छापेमारी करती है और अविनाश प्रजापति को अपने हिरासत में ले लेती है। पहले तो अविनाश अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करता है, लेकिन पुलिस वाले सबूत और गवाह के आधार पर उससे पूछताछ करते हैं तो अविनाश अपने बयान बदलने पर मजबूर हो जाता है और धीरे धीरे राज उगलना शुरू कर देता है। खुलासे के मुताबिक अविनाश जब अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करते हुए जॉब करने लगता है और अच्छा पैसा कमाने लगता है, तब उसके परिवार वाले उसके लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में लग जाते हैं। इसी क्रम में परिवार वालों को नरसिंहपुर जिले में ही रहने वाली एक लड़की के बारे में पता चलता है। दोनों परिवारों में रिश्ते को लेकर बात होती है। फिर सब कुछ तय होने के बाद 2015 के आसपास अविनाश की शादी हो जाती है। वैसे तो शादी परिवार और अविनाश दोनों की ही मर्जी से होती है, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद अविनाश और उसकी पत्नी के बीच विवाद की शुरुआत हो जाती है। इस विवाद का सबसे बड़ा कारण था कि अविनाश अक्सर अपने काम में झूठ और धोखे का सहारा लिया करता था। उसकी पत्नी इसका विरोध करती थी।
इसके अलावा अविनाश अपनी पत्नी से और ज्यादा पैसे तथा दहेज की मांग करता था। कुल मिलाकर किसी तरह यह रिश्ता आगे बढ़ता रहता है। लेकिन एक समय बाद हालात यहां तक बिगड़ जाते हैं कि अविनाश के खिलाफ उसकी पत्नी दहेज उत्पीड़न का मामला तक दर्ज करवा देती है। अंततः एक समय बाद इस रिश्ते का अंत तलाक से हो जाता है। शादी टूटने के बाद अविनाश अपने पुराने धंधे में लगा ही रहता है। अविनाश को गाड़ियों का काफी शौक था। वो अक्सर नई गाड़ी खरीदता रहता था। शोरूम में अविनाश के साथ बातचीत करने के लिए सेल्स गर्ल चंद्रिका पालीवाल सामने आती है। पहले तो कैजुअली गाड़ी खरीदने के सिलसिले में ही पूरी बातचीत होती है, लेकिन यहाँ दोनों की आंखें भी चार होती हैं और दो चार मजाक वाली बात भी हो जाती है। इस दौरान दोनों नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। गाड़ी खरीदने के बहाने ही अविनाश प्रजापति और चंद्रिका पालीवाल फोन पर बात करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते ये प्रोफेशनल बातचीत से पर्सनल बातचीत की तरफ मुड़ जाते हैं और एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है। शुरू में तो ये दोस्ती का रिश्ता होता है, लेकिन देखते ही देखते दोनों की दोस्ती और ज़्यादा गहरी होती जाती है, जो आगे चलकर प्यार में बदल जाती है। कुछ ही समय बाद अविनाश और चंद्रिका एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं। फिर दोनों चुपचाप शादी कर लेते हैं। चंद्रिका और अविनाश दोनों ही हाई प्रोफाइल तथा लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करते थे। शादी के शुरुआती सालों में तो दोनों खूब अच्छे से लग्जरी लाइफ जीते रहते हैं, लेकिन एक समय बाद उनके शौक के आगे पैसे कम पड़ने लगते हैं। पैसों की कमी होती देख अविनाश लोगों को ठगने का प्लान बनाता है। जहां पहली पत्नी से ठगी के कारण ही अनबन हुई थी और तलाक हो गया था, वहीं दूसरी पत्नी चंद्रिका को अविनाश के ठगी का आइडिया काफी पसंद आता है और वो भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। दोनों ठगी की नीयत से श्री धनलक्ष्मी फाइनेंस नाम की एक कंपनी 2019 से 20 में बनाते हैं। वो सोशल मीडिया पर खुद को काफ़ी अमीर शो करते थे। इसके अलावा इन्होंने एक महंगी सोसाइटी में आलीशान बंगला किराए पर ले लिया था। वहाँ ये दोनों खुद को बड़ी स्टील कंपनी के मालिक और सरकारी ठेकेदार बताते थे। लाइफ स्टाइल देखते हुए लोगों को भरोसा भी हो जाता था। देखते ही देखते ये लोग अमीर लोगों से अपनी दोस्ती बढ़ानी शुरू करते हैं और फिर उन्हें अपनी कंपनी के जरिए इन्वेस्ट करने पर हाई रिटर्न्स का वादा करते हैं। कई लोग इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं और लाखों रुपए गवा देते हैं। यहां से ये दोनों एक के बाद एक कई कंपनी बनाते हैं और लोगों से लाखों रुपए ठग लेते हैं। इन लोगों की सबसे बड़ी ठगी 2022 में सामने आती है, जब ये लोग भोपाल के एक बड़े स्टील कारोबारी की पहचान चुराकर खुद को उनकी कंपनी का मालिक बताते हुए कई कारोबारियों से लाखों रुपए ले लेते हैं और उन्हें माल डिलीवर करने की बजाय लापता हो जाते हैं। हालांकि इस बार इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है और पुलिस अविनाश को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज देती है। वो कई महीनों तक जेल में रहता है। फिर 2023 में उसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बेल मिलती है, तब वो जेल से बाहर आता है। पहले ही ये लोग लोगों से लाखों रुपए ठग चुके थे और अब तक इन पर धोखाधड़ी के 8 से ज़्यादा मामले दर्ज हो गए थे। यहाँ तक कि उसकी अपनी भाभी ने दहेज के लिए टॉर्चर और छेड़खानी तक का मामला दर्ज करवाया था। इस कारण ये लोग अपने पुराने ठिकाने से भागकर नई जगह रहने चले जाते हैं। इस बार भी ये लोग रहने के लिए इलाके की सबसे हाई फाई सोसाइटी का चुनाव करते हैं। यहाँ आते ही ये लोग अपनी पहचान बदलते हुए खुद को प्रजापति की बजाय रघुवंशी बताते हैं और खुद को बड़ा बिजनेसमैन बताते हैं। इस तरह ये लोग एक हाई फाई सोसाइटी में तो रहने लगते हैं, लेकिन जल्द ही इन लोगों को पैसों की, क्योंकि धोखाधड़ी के 8 मामले दर्ज होने की वजह से लोग इनके झांसे में नहीं आ रहे थे, इसलिए पति पत्नी मिलकर लोगों को लूटने का नया प्लान बनाने में लग जाते हैं। इसी दौरान अविनाश को आइडिया आता है कि क्यों ना ऐसी महिलाओं को फंसाया जाए जो शादी के लिए लड़के की तलाश में हो। वो अपने इस आइडिया के बारे में पत्नी से बात करता है और वो भी रेडी हो जाती है। इसी के बाद अविनाश खुद की एक फर्जी पहचान बनाते हुए एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करता है, जहां वो खुद को एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पर शो करते हुए लिखता है कि उसे शादी के लिए एक तलाकशुदा या सिंगल मदर की तलाश है। प्रोफाइल बनाने के कुछ ही समय बाद अविनाश के कांटेक्ट में अवधपुरी की रहने वाली एक महिला आती है। ये बैंक में क्लर्क के तौर पर काम करती थी। इनका तलाक हो चुका था। अविनाश की फर्जी प्रोफाइल देखने पर इन्हें लगता है कि एक अच्छा मैच हो सकता है, इसलिए बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। अविनाश इतना शातिर था कि जल्द ही वो महिला को अपनी बातचीत में फंसा लेता है। वो महिला से इतने सम्मान और प्यार से बात करता है कि महिला उसके जाल में फंसती चली जाती है और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला करती है। अविनाश उस महिला से कहता है कि शादी से पहले तुम्हें मेरी माँ से मिल लेना चाहिए।
अविनाश की चालाकी से अनजान वो महिला अविनाश के ठिकाने पर चली आती है। यहाँ घर में दाखिल होते ही उसे एक महिला दिखाई देती है जो बड़े ही प्यार से उसका स्वागत करती है। अविनाश उस महिला से कहता है कि ये मेरी माँ है। अविनाश जिसे अपनी माँ बता रहा था, असल में वो उसकी पत्नी चंद्रिका थी। क्योंकि चंद्रिका की उम्र अविनाश से थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए उस महिला को यकीन हो जाता है कि शायद ये अविनाश की माँ होगी। इसलिए वो उसे अपनी फ्यूचर सास मानते हुए काफी अच्छे से बात करती है। चंद्रिका भी उसे ऐसा फील करवाती है जैसे वो उसे काफी पसंद आई है। बातचीत के दौरान ही अविनाश उसे अपना घर घुमाने लगता है और बहाने से कमरे में ले जाता है। कमरे में बातचीत करते हुए अविनाश कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद आई हो और माँ ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है, तो हम लोग बहुत जल्द शादी के रिश्ते में बंधेंगे। इसी बातचीत के दौरान अविनाश जान पूछकर उस महिला के बेहद करीब आ जाता है और दोनों में संबंध बन जाते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद महिला शादी के सपने संजोए वापस चली जाती है और दोबारा बहुत जल्द मिलने का वादा करती है। कुछ समय बाद अविनाश उसे दोबारा मिलने के लिए बुलाता है। इस बार भी वो उससे काफी प्रेम से मिलता है और कहता है कि अब तो हम शादी करने जा रहे हैं, लेकिन शादी से ठीक पहले मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। अगर तुम्हें ज्यादा पैसे कमाने हैं तो तुम मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती हो। अविनाश की बातों में आकर वो महिला एक मोटी रकम अविनाश को दे देती है। इस तरह एक दो बार नहीं बल्कि कई बार वो इन्वेस्टमेंट के बहाने महिला से पैसे लेता रहता है। दूसरी तरफ जब वो महिला शादी के लिए कहती है तो अविनाश शादी की बात को टालना शुरू कर देता है। जब वो महिला शादी के लिए जिद करने लगती है तब एक दिन अविनाश उसे बीते दिनों गुजरे निजी पलों का वीडियो दिखाते हुए कहता है कि या तो तुम मुझे और पैसे दो, नहीं तो मैं ये वीडियो तुम्हारे करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को भेज दूंगा। और फिर अविनाश के कहे अनुसार काफ़ी पैसे देती है, यहाँ तक कि वो 40 लाख कैश देने के अलावा अपने क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर तथा घर में मौजूद लगभग 5 लाख का सोना तक अविनाश के हवाले कर देती है। इस धोखे से आहत होकर वो महिला अपनी जान देने तक की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह उसे बचा लिया जाता है और फिर काउंसलर के पास भेजा जाता है। काउंसलिंग के बाद सदमे से थोड़ा उबर कर ही वो पुलिस तक आई थी। बैंक में काम करने वाली महिला के जाने के बाद अविनाश ठीक इसी तरीके से अपना दूसरा शिकार अशोका गार्डन की रहने वाली एक ब्यूटिशियन को बनाता है। उसे भी वैसे ही शादी के सपने दिखाता है, घर लाता है, पत्नी को मां बनाकर मिलाता है और फिर उसके साथ भी संबंध बनाते हुए ब्लैकमेलिंग और उगाही का खेल शुरू कर देता है। इस महिला से भी वो लगभग 45 लाख रुपए ठग लेता है। हालांकि ये महिला जब ब्लैकमेलिंग और ठगी से परेशान हो जाती है तब वो पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करती है। 2 महिलाओं द्वारा दर्ज एक सी शिकायत के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करते हुए इस पूरे मामले का खुलासा करती है। पुलिस की जांच में अविनाश ये भी खुलासा करता है कि महिलाओं से शादी के बहाने दोस्ती करने और उनकी इज्जत लूटने का आइडिया किसी और का नहीं बल्कि उसकी पत्नी चंद्रिका का था। इतना ही नहीं, पुलिस की पूछताछ में अविनाश खुलासा करता है कि उनके निजी पलों की वीडियो चुपके से चंद्रिका ने ही रिकॉर्ड की थी। रिकॉर्डिंग के लिए उसने पहले ही पूरा हिडन सेटअप कमरे में लगा लिया था ताकि वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए किया जा सके, कि वो पैसों के खातिर दूसरी महिलाओं की इज्जत अपने ही पति से लुटवा दे और खुद ही वीडियो रिकॉर्ड करे। इस खुलासे के बाद पुलिस वाले चंद्रिका की तलाश में भी लग जाते हैं, लेकिन अविनाश की गिरफ्तारी होते ही चंद्रिका अपने 5 साल के बेटे को लेकर लापता हो जाती है। पुलिस की कई टीम चंद्रिका की तलाश में लग जाती हैं, लेकिन अब तक चंद्रिका का पता नहीं चल पाया है। अब इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो चंद्रिका और पुलिस के बीच आज भी लुक्का छुपी का खेल चल रहा है। दूसरी तरफ अविनाश को जेल भेज दिया जाता है। जेल में रहते हुए अविनाश दिसंबर 2025 में भोपाल के एक स्पेशल अदालत में जमानत के लिए आवेदन करता है, लेकिन 31 दिसंबर 2025 को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है। हालांकि इस फैसले को चुनौती देते हुए अविनाश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपील दायर करता है। वहां इस मामले में 25 फरवरी 2026 को सुनवाई होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सुनवाई के दौरान विक्टिम अपने बयान से मुकर जाती है, इसलिए विक्टिम को हॉस्टाइल करार देते हुए 70,000 के निजी मुचलके पर अविनाश को कई कड़ी शर्तों के साथ जमानत दे दी जाती है। दोस्तों, कथित तौर पर जिस तरीके से अविनाश ने धोखा देने के लिए अपनी पत्नी को मां के तौर पर पेश किया और महिलाओं से पैसे ठगे,